अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिमिनोलॉजी का पास्ट पेपर 2020। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर पोजीशन ऑन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में जो है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट के बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो नेचर वर्सेस नर्चर जो है ना वो सारी ही बिहेवियरल साइंसेज में बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट रही है हमेशा, इंक्लूडिंग क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। नेचर का से मुराद ये है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, यानी कि आपका जो है क्रिमिनल बिहेवियर है, नेचर को सपोर्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि आपका क्रिमिनल बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से मुराद है जैसे सर्टेन जेनेटिक मेकअप। जैसे लोग कहते हैं कि हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल थेरीज़ में कि ये कहा जाता है कि क्राइम जो है वो जीन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी इसकी जो है वो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जस्ट लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तीसरी इसकी जो एस्पेक्ट है वो है ट्विन एंड अडॉप्टेशन स्टडीज़। कुछ ट्विन स्टडीज़, ये ऐसे ट्विन्स जो जिनको अलग-अलग से रेज अप किया जाए, वो ये साबित करती हैं कि किसी हद तक जो है जेनेटिक कंपोनेंट क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास नर्चर है। नर्चर का मतलब है इन द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको मानने वाले ये लोग ये एम्फसाइज ये करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल शेपिंग एक बिहेवियर को शेप करने में होता है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर, वो होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें कुछ सोशल इन्वायरमेंट आते हैं जस्ट लाइक फैमिली डायनामिक्स, पीयर इन्फ्लुएंस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कम्युनिटी कंडीशंस, ईटीसी। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सोशल जो भी लर्निंग थेरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है ये लर्न किया जाता है। जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हो तो आप इस बिहेवियर को लर्न कर लेते हो। ठीक है, फिर एक जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि अगर किसी शख्स के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जस्ट लाइक अब्यूज़ है, विक्टिमाइजेशन उससे हुई है, तो वो जो है वो उसके देयर आर मोर चांसेस कि वो क्राइम में इंगेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें ना कि इनमें से ट्रेडिशनली यानी बेहतर क्या है, तो हम मॉडर्न एज में ये देखते हैं कि हमारे पास ना जीन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सम हाउ बायोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस भी होता है और सम हाउ इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है, तो नर्चर डिबेट में हम ये जो है इसमें हमने देखा कि नेचर की डिबेट है, एक नर्चर की डिबेट है। अगर मॉडर्न एरा में हम देखें तो ना तो नेचर की डिबेट टोटली सोली काम कर सकती है, ना ही नर्चर की डिबेट जो है वो अकेली क्रिमिनल बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकती है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। पहला है लेफ्ट रियलिज्म एंड राइट रियलिज्म। लेफ्ट रियलिज्म जो है ना ये क्रिमिनोलॉजिकल अप्रोच है जब जो 90s में इन्वर्ज हुई थी, फोकसिंग ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़, यानी कि वो क्राइम्स जब जिनका जो असर है वो वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ पे आता है। वर्किंग क्लास कम्युनिटी यानी जॉब होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उस पर आता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट रियलिज्म है। जस्ट लाइक इनइक्वालिटी, डेप्रीवेशन, मार्जिनलाइजेशन, ये सारे जो है ना ये इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट रियलिज्म। Right realism, known as conservative criminology, views criminology primarily as a result of individual choice and moral failure. ये राइट रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है, क्राइम है, उसका जो असर है वो इंडिविजुअल चॉइस होती है या फिर मॉरल फेलवर की वजह से होता है। यानी कि वो कहते थे कि वर्किंग क्लास कम्युनिटी उसके ऊपर इसका असर होता है, और ये कहते हैं कि इसका असर जो है ना इंडिविजुअल चॉइस की वजह से ही होती है और इसका असर मॉरल फेलवर होता है। ठीक है, इट आर्ग्यूज द हार्श, ये हार्श पनिशमेंट्स पे यकीन रखते हैं जस्ट लाइक पुलिसिंग, स्ट्रिक्ट लॉज, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीनोलॉजी एंड फिजियोगोनोमी। फ्रीनोलॉजी जो है इज़ नाउ डिस्ट्रिक्टेड
टर्म दैट इमर्ज इन द अर्ली 19th सेंचुरी में ये टर्म इमर्ज हुई थी, क्लेमिंग दैट द शेप ऑफ बम्प्स ऑन अ पर्सन स्कल शुड रिवील देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स इंक्लूडिंग देयर प्रोपेंसिटी फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। ये फ्रेनोलॉजी के कहते हैं कि ये ना 19th सेंचुरी में एक रिसर्च आई थी, आप कह लो कि एरिया ऑफ रिसर्च आई थी। वो ये कहते थे कि किसी भी शख्स की स्कल के ऊपर बनने वाले बम्प्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो को कैसे बिहेव करेगा, और इसी से जो है ना वो क्रिमिनल बिहेवियर भी उसका शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोगोनोमी। फिजियोगोनोमी इज अनदर डिबंक्ड सिडुएशन दैट क्लेम्ड अ पर्सनस फेशियल फीचर्स कुड इंडिकेट देयर करेक्टर एंड मोरल। वो ये कहते हैं, फिजियोगोनोमी वाले ये कहते हैं कि किसी भी शख्स का जो है वो फेस फीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि उसका करेक्टर क्या होगा और मॉरल स्टैंडिंग क्या होगी। ये टर्म भी 19th सेंचुरीज़ में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला है कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स जो है ना ये फिजिकल पनिशमेंट होती हैं जो किसी भी पर्सन को दी जा सकती हैं। ज़्यादातर इसमें जो है वो इसका मकसद होता है पेन देना, ठीक है, एज आ डिसिप्लिनरी मेजर। ठीक है, इसमें जो है वो जैसे विपिंग है, कैनिंग है, स्पैकिंग ETC। बहुत सी कंट्रीज़ में ये कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बैन है। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट होती है डेथ पेनाल्टी, मौत की सज़ा देना। ये बहुत से कंट्रीज़ में लीगली जो है वो अथॉरिटाइज है, बहुत से कंट्रीज़ में ये भी बैन है। ठीक है, ये एक्सिक्यूशन होती है फॉर सीरियस क्राइम्स के लिए, जस्ट लाइक मर्डर, ट्रीजन ETC। ठीक है, बहुत से कंट्रीज़ में जो वो ड्रग एडिक्टर्स को भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। कुछ कंट्रीज़ में करप्शन के जो हाई प्रोफाइल होते हैं क्राइम्स उनको भी दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इटियोलॉजी एंड फिनोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी। लॉ, लीगल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी को जब आप कंपेयर करके उनका रिलेशनशिप बना के स्टडी करते हो तो वो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ होता है। क्रिमिनल इटियोलॉजी होती है स्टडिंग द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। जब आप क्रिमिनल बिहेवियर के सिर्फ कॉजेज को, उसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इकोनॉमिक सारी आती हैं, उसको डिस्कस करते हो तो वो क्रिमिनल इटियोलॉजी होती है। ठीक है, फिनोलॉजी होती है, ये क्रिमिनोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि फोकस करती है पनिशमेंट्स, ट्रीटमेंट्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स पर, यानी कि क्राइम बिहेवियर को ट्रीट कैसे किया जाएगा वो फिनोलॉजी, उसमें पनिशमेंट्स, ट्रीटमेंट्स, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सारा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी हमने पेपर्स पढ़े हैं उसमें ये बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान में? सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है, ठीक है, जुवेनाइल्स जो हैं और ज़्यादातर लो फैमिलीज़ की तरफ से आते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं होती, इसी वजह से वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ, एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कूल्स की कमी है, अगर स्कूल्स हैं भी तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की कमी है। ठीक है, उनको अपने सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से, पावर्टी की वजह से वो स्कूल जाने के बजाय उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, जब एजुकेशन की कमी ना होने की वजह से वो जो है बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती और वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फैमिली डिसइंटीग्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसी फैमिलीज जो डिसइंटीग्रेट होती हैं जहाँ पे पेरेंटल नेग्लेक्शन होती है और डोमेस्टिक वायलेंस बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। वो भी बच्चे जो हैं वो ना दूसरे बच्चों से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और वो उनका क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पीयर इन्फ्लुएंस गैंग का कल्चर है, पीयर्स को अगर एक शख्स ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उसके पीयर ग्रुप का ताल्लुक क्रिमिनल ग्रुप से है या फिर वहाँ पे गैंग कल्चर है, स्ट्रीट क्राइम्स होती हैं, तो वहाँ पे जो जुवेनाइल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बच्चे जो हैं वो क्राइम की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, वीक लॉ इन्फोर्समेंट जुडिशल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है स्पेशली जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो थोड़ा वीक है। उसकी वजह जो है वो हमने डिस्कस की हुई है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रेंड ऑफिशियल्स की कमी है। ठीक है,
उसकी वजह से भी जो है ना वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। फिर हमारे पास ड्रग अब्यूज़ है, वो बच्चे जो तेज़ी से ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उनका क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? हमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ आने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी इंगेजमेंट एज द यूथ प्रोग्राम्स, कम्युनिटी को इंगेज करने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स क्लब्स, कल्चर एक्टिविटीज़, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ को का ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें जब बच्चे अपनी स्किल्स यूज़ करेंगे तो वो चांसेस कम हो जाएगा कि वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस एथिकल गाइडेंस देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ NGOs के साथ सोशल नेटवर्क के साथ मिलकर काम करे इस मसले को हल करने के लिए। ठीक है, इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है और लीगल सेफ गार्ड की ज़रूरत है। ठीक है, अपने लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम को, स्पेशली जुवेनाइल लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पाकिस्तान में मौजूद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमने सोल्यूशन भी साथ देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ रेसिडिविज्म, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन मॉडर्न स्ट्रेटजीज कुड बी यूज फॉर द री इंटीग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल्स इन पाकिस्तान। रेसिडिविज्म की अगर हम बात करें तो रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड क्रिमिनल्स टू री ऑफेंड आफ्टर सर्विंग देयर सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि क्रिमिनल के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो अपनी जो उसको सज़ा दी है उसको पूरी करने के बाद वापस क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चला जाएगा, रीऑफेंड करेगा। ठीक है, ये जो है ना एक इंडिकेटर होता है पाकिस्तान कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखने का कि वो कितना भी है, कितना कामयाब है। ठीक है, तो इसको हम रेसिडिविज्म को ना हम एक चैलेंज भी कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान में जो है ना वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स काफ़ी वीक है, पुअर प्रिजन कंडीशंस हैं, लिमिटेड सोशल सपोर्ट है, इसकी वजह से जो रेसिडिविज्म है ना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पाकिस्तान में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई गई हैं, इंस्टीट्यूशनल मॉडर्न स्ट्रैटेजीज़ अपनाई गई है इस मसले को हल करने के लिए। वोकेशनल ट्रेंड के इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। ठीक है, प्रिजनर्स को या क्रिमिनल्स को करने के लिए, उनको मॉडिफाई, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। इसमें जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी, मैकेनिक्स, कारपेंट्रियाँ, जितने भी कुछ ऐसे यानी ऐसे स्किल प्रोग्राम्स जो उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन अगर इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो प्रिजन्स हैं वहाँ पे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे जो है वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग वो काम करते हैं ताकि जब वो बाहर आए क्रिमिनल्स वहाँ से तो वो जो है उनके पास एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, पोस्ट रिलीज सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब देखिए जो भी बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ वापस जाएगा ना उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि वो प्रिजन से निकलने के बाद उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ से निकलने के लिए हम जो है ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उनको पोस्ट रिलीज सपोर्ट देती हैं। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और कुछ और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शामिल है, मेंटोरशिप प्रोग्राम etc। ठीक है, फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, चूँकि प्रिजनर जो हैं वो एक ऐसी जगह पे रह के आते हैं जहाँ पे वो नॉर्मल दुनिया से बहुत कट ऑफ हुए होते हैं, तो उनको बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना होता है। तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और एडिक्शन रिकवरी वगैरह के लिए उनको थेरेपी और डिफरेंट मेंटल हेल्थ सपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स। इसका मतलब है कि क्या कि रिपेयरिंग द हार्म कॉज्ड बाय द क्राइम बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द ऑफेंडर्स, द विक्टिम एंड द कम्युनिटी। इन प्रोग्राम्स में ये कोशिश की जाती है कि जो भी नुकसान हुआ है उस क्राइम की वजह से, तो ऑफेंडर्स, विक्टिम्स और कम्युनिटी के दरमियान एक डायलॉग्स की सिचुएशन बना के उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, ये वहाँ पे होती है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के क्राइम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाफ वे हाउसेज एंड ट्रांजिशनल हाउसेज। यहाँ पे जो है ना ये जो हाफ वे हाउसेज है ना, जब इनको छोड़ा जाता है ना ऑफेंडर्स को, तो ज़्यादातर होमलेसनेस होते हैं, तो उनको कुछ कंडीशंस पे ना उनको रहने के लिए घर दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल हाउसेज दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी जो है ना वो उसको लाइफ को स्टार्ट कर सके।
नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। ऐसे प्रोग्राम्स में ना कम्युनिटी भी शामिल होती है, कम्युनिटी भी हिस्सा लेती है, ठीक है। जस्ट लाइक लाइफ स्किल ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, पीयर स्पोर्ट्स ग्रुप, ठीक है। ये भी जो है ना इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए होती हैं कि ऑफेंडर्स दोबारा क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ना आ जाए, ठीक। नेक्स्ट है लीगल रिफॉर्म्स एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड इंगेजमेंट। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है ये सिग्निफिकेंट बैरियर हो सकती है इंटीग्रेशन में, ठीक है, पर्टिकुलरली फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग, तो ठीक है। तो इसके लिए क्या है, लीगल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि क्रिमिनल उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो इतना हो कि वो नॉन वायलेंट ऑफेंस वगैरह को जो है ना वो बाहर निकले तो उनको परमानेंट, यानी कि जब वो बाहर निकले तो विदाउट द स्टिग्मा ऑफ परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड निकले, ठीक है। अब इसको हमने देखा कि रेडिसिविज्म जो है ना सिग्निफिकेंट चैलेंज है पाकिस्तान में के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। उसकी हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ देखी कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी अपनाई जा सकती हैं उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, हाईलाइट विद एग्जांपल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स यूज फॉर द क्रिमिनल डिटेक्शन इन पाकिस्तान। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसके प्रिंसिपल हमारे पास हर पास पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है ना बस एक दफ़ा पढ़ेंगे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हमें पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब एविडेंसेस को गैदर करती हैं, कलेक्ट करती हैं क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम कहते हैं ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स में जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन या क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाए, कलेक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को पहले कलेक्ट किया जाए फिर उसको प्रिजर्व किया जाए, इंटरव्यूइंग द विटनेस एंड सस्पेक्ट्स इंटरव्यूज, विटनेसेस और विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ किए जाएँ, ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप चलने वाली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साइंटिफिक एंड फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए, हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक DNA, बैलिस्टिक्स एंड डिजिटल डाटा वगैरह को कोलैबोरेट करना चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जो कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में क्राइम डिटेक्शन की, तो वो भी हमने डिस्कस की थी, बारहा डिस्कस की थी कि इसमें फोरेंसिक साइंस आती है। फोरेंसिक साइंस में जो टेक्निक्स हैं वो जस्ट लाइक DNA एनालिसिस, फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, बैलिस्टिक मैचिंग ETC, ठीक है। CCTV सर्विलियंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। ये भी वैल्यूएबल क्लूज दे सकती है। डिजिटल फोरेंसिक्स है, इसमें साइबर क्राइम्स से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास एनालिसिस करने के तरीके हैं, जो इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स ETC, तो उसको हम डिजिटल फोरेंसिक कहते हैं, ठीक है। जियो स्पेशल एनालिसिस एंड GPS ट्रैकिंग, किसी की कॉल लोकेशन या पोजीशंस को मॉनिटर करना जो है वो इसमें आता है, ठीक है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, फिंगरप्रिंटिंग और जो है उसको करना, पाकिस्तान के डेटाबेस से मैच करके करना, उसको वहाँ से वेरीफाइज करना, तो इसको हम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट करना, लाई डिटेक्टर्स, ये जो टेस्ट होते हैं ना ये ट्रूथफुलनेस ऑफ सस्पेक्ट को मेजर करने के लिए होती हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पाकिस्तान से, स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO इंटरपोल वाज फाउंड इन द 1914 विद द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स related to international police cooperation. How do you see the role of Interpol for reducing money laundering with special reference to Pakistan? इंटरपोल का रोल भी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरपोल जो है ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसका इंटरपोल को जो रोल किया है मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में जो है इंटरपोल ने काफ़ी ज़्यादा, इसका एक फाइनेंशियल क्राइम यूनिट है जो इसको मॉनिटर करता है। तो उसमें जो है इसके जो स्टेप्स हैं जो इसने लिए हैं उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। ग्लोबल कोऑपरेशन को इसमें 195 कंट्रीज़ हैं, तो ग्लोबल कोऑपरेशन इंटरव्यू इसमें इन्वेस्टिगेशन में और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में ये इंश्योर करता है, ठीक है। नोटिस एंड डेटाबेस, इंटरपोल इशूज़ रेड नोटिस एंड डिफ्यूजन नोटिस, अलर्ट मेंबर्स को अलर्ट किया जाता है जब कोई भी क्रिमिनल्स या इंडिविजुअल्स किसी भी कंट्री के उसमें इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। तो उसको एक रेड नोटिस जो है वो, या डिफ्यूजन नोटिस जो है वो जारी किया जाता है इंटरपोल की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये जो होते हैं
मेंबर कंट्रीज़ उनको उनकी लॉ इन्फोर्समेंट जस्टिस को ट्रेनिंग देता है उनकी कैपेसिटीज़ को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट जस्टिस है जस्ट लाइक FIA, नैब, ये सारे जो है ना ये इंटरपोल के ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ़ायदा लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी लॉन्ड्रिंग मनी ऑपरेशंस। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस भी कंडक्ट करता है जस्ट लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इग्मोंट ग्रुप। अब देखें इग्मोंट ग्रुप, इसका अगर हम बात करें FATF की, तो पाकिस्तान में FATF में पाकिस्तान उसका ग्रे लिस्ट का हिस्सा रहा, ब्लैक लिस्ट का हिस्सा रहा है, तो इसमें जो है ना वो सॉरी ग्रे लिस्ट का हिस्सा रहा है। तो ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन ही था। ठीक है, साइबर क्राइम एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर क्राइम यूनिट भी है इसका एक, और ये जो है ना वो डिजिटल फोरेंसिक्स को इस्तेमाल करके साइबर जो हैं क्राइम्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है पाकिस्तान को इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग को किसी हद तक कम करने के लिए। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, उसके बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं तो उसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो हुई है, बेहतरी हुई है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ठीक है, तो ये इसका रोल था इंटरपोल का मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और स्पेशली हमने पाकिस्तान से रिलेट करके इसको देखा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस एंड अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शन स्ट्रेटजीज इन डिटेल, सपोर्ट योर आंसर विद योर एग्जाम्पल्स। करेक्शंस जो होती है ना, इसका मतलब होता है वो मेथड, वो प्रोसेस जो किस ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए या री इंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस। इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस जो होते हैं ना वो होते हैं कन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स विद फैसिलिटीज सच एज प्रिजन्स, जेल्स एंड जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स। जब उनको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर यानी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको भेजा जाता है करेक्शन के लिए, तो हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल करेक्शन है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल करेक्शन हम देख लेते हैं। प्रिजन्स है इसमें, ठीक है, ये जो है वो सीरियस क्राइम्स और के लिए और लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस के लिए उसमें इसको रखा जाता है। जेल्स है, ये शॉर्ट टर्म डिटेंशन होती है। ठीक है, फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल को शॉर्ट टर्म सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे रखा जाता है। जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स है, यहाँ पे यंग ऑफेंडर्स को रखा जाता है जो कि अंडर 18 होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशनल करेक्शन सेंटर में कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, स्किल डेवलप वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस कर सके। सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वर्क प्रोग्राम्स जॉब स्किल्स वगैरह को सिखाने के लिए जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। चैलेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल करेक्शन में चैलेंजिंग क्या है पाकिस्तान में? स्पेशली ओवर क्राउडिंग है, प्रिजन्स ओवर क्राउडिंग है, तो फैसिलिटीज़ कम है। ठीक है, लोग ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कम है। रेसिडिविज़म है, सिग्निफिकेंट चैलेंज है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो है ना जो क्रिमिनल्स है वो बार बार री अरेस्ट होते हैं हर 3 साल के अंदर। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शंस जो है ना वो इनक्रिक्शन होते हैं। ठीक है, ऑफेंडर्स टू सेव देयर सेंटेंसेस विद इन द कम्युनिटी वाइल अंडरगोइंग सुपरविजन एंड पार्टिसिपेटिंग इन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके जो वो अपनी सेंटेंस को गुजारते हैं, तो उसको हम कहें। इसमें जो इसकी टाइप्स है ना वो प्रोबेशन है, यानी कि ये ऐसे होते हैं जिसमें क्रिमिनल को कम्युनिटी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्रोबेशन है, ये कोर्ट इम्पोज सेंटेंस होती है दैट विल अलाउ टू ऑफेंडर्स टू रिमेन इन सोसाइटी अंडर द सुपरविजन। ठीक है, पे रोल है, ये रिलीज ऑफ इनमेट हैव बिफोर कंप्लीटिंग देयर फुल सेंटेंस, ये सज़ा पूरी होने से पहले उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसको जो है ना वो सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स हैं, वो जो हार्म है हुआ है क्राइम की वजह से उसको डायलॉग्स के ज़रिए ख़त्म करना जो है ना। होम कॉन्फाइनमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, इसमें जो है ना सुपरविजन में जो लोग होते हैं ना उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम सर्विसेज इन कम्युनिटी करेक्शन, सब्सटेंस यूज़ एंड ये जो कम्युनिटी करेक्शन होती है इसमें सब्सटेंस यूज़ और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जॉब ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। काउंसलिंग और स्पोर्ट्स ग्रुप प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ठीक है,
इसका जो है ना वो यानी इफ़ेक्टिव बहुत है, ये कॉस्ट कम है, इफ़ेक्टिव ज़्यादा है। रिड्यूस्ड रेसिडिज्म को ये किसी हद तक कम करती है, जिस कंट्रीज़ में इफेक्टिवली चल रही है वहाँ पे रेसिडिज्म के चांसेस को कम करती है। और फैमिली और कम्युनिटी टाइज़ को, ये फैमिली और कम्युनिटी के दरमियान जो टाइज़ हैं उसको ये बेहतर करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम ये हमारे पास था क्वेश्चन कम्युनिटी अल्टरनेटिव कम्युनिटी करेक्शन के बारे में, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीपिंग इन व्यू द सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव इन क्रिमिनोलॉजी, डिस्कस हाउ टेररिस्ट यूज द इंटरनेट एज अ टूल टू रीइंफाइंड देयर आइडियोलॉजी अमॉन्ग यूथ इन पाकिस्तान। सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव जो है वो यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर जो ये कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर लर्न किया जाता है उसको हम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ इंटरनेट इन टेररिज्म। अगर ये यानी कि हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि टेररिस्ट जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर यूथ को ये क्राइम लर्न करवाते हैं उनके बिलीव्स को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ आइडियोलॉजीज अगर हम देखें वेबसाइट्स एंड फॉरम्स के ऊपर उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, मेंटेन की हुई हैं अपने फॉरम्स, वेबसाइट्स, चैट रूम्स, ETC, तो वहाँ पे वो अपने आइडियोलॉजी की प्रोपेगेंडा करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक तरीके तालिबान और ISI के अपने प्लेटफॉर्म, ISIS के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, सोशल मीडिया कंपेन्स चलाई जाती हैं थ्रू फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब ऑडियंस को अपनी तरफ यानी करने के लिए। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन होती है, इंटरेक्टिव इंगेजमेंट्स होती हैं थ्रू चैट रूम्स, इनक्रिप्टेड मैसेजेस, ऐप्स एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्ट पोटेंशियल रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ रोल मॉडल एंड पीयर प्रेशर। ठीक है, मॉडलिंग द सोशल लर्निंग जो है ना बेसिकली यही कहती है कि लोग जो है ना अपना बिहेवियर किसी मॉडल को देख के करते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऑनलाइन टेररिज्म या इस तरह की वेबसाइट्स को चेक करें तो उनके लिए वही रोल मॉडल बन जाता है, तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, गेमिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, कुछ वीडियो गेम्स एंड ऑनलाइन कंटेंट है जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। वो वीडियो गेम्स और जो है वो लोगों को, यूथ को स्पेशली, वो वायलेंस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटीज़ हैं, ऑनलाइन फॉरम्स है, सोशल मीडिया, ये जो है सेंस ऑफ ये करते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाइंड करते हैं इन देयर फिज़िकल कम्युनिटी, और यहाँ इसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स यूथ जो है वो उस पर चले जाते हैं। द इम्पैक्ट ऑन यूथ इन पाकिस्तान के ऊपर इसकी क्या असर है। वल्नरेबिलिटी टू रेडिकलाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से जब वो ऑनलाइन इन चीज़ों में पढ़ते हैं, टेररिस्ट का जो होते हैं टारगेट पर रहते हैं, तो रेडिकलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, लेक ऑफ काउंटर नरेटिव्स है, जो इनसफिशिएंट इंगेजमेंट्स हैं, एजुकेशनल गैप्स हैं, उसकी वजह से जो है मोर चांसेस के वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे टूवर्ड्स टेररिज्म। इंक्रीज रेडिकलाइजेशन रेट्स इसकी वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट सक्सेस की अगर हम बात करें। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि सोशल लर्निंग बिहेवियर जो है वो ये कहता है कि क्राइम लर्न किया जाता है, तो टेररिस्ट जो है ना इसी चीज़ को यूज़ करते हैं और थ्रू इंटरनेट वो पाकिस्तान के यूज़ को के अंदर डिफरेंट अपनी आइडियोलॉजीज़ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द 2020 पेपर।